मैं उम्र में 14 साल की हूँ। मेरे दादाजी हवेली के एक गंदे कमरे में बीमार औरतों को भेजते थे और 6 दिन के बाद बिल्कुल ठीक होकर सही सलामत बाहर आती थी। दादाजी सिर्फ औरतों का इलाज करते थे। एक दिन मैं खुद कमरे में जाने लगी तो माँ ने मुझे पकड़कर बहुत मारा और कहा, खबरदार इस कमरे के पास कभी देखा तो तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। एक रात रोज मैं बीमार थी तो मैंने सोचा कि दादाजी के उस कमरे में जाती हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जैसे उस कमरे में गई मेरी रूह कांप गई और चक्कर खाकर बेहोश हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरा नाम मुन्नी है। मेरी उम्र 14 साल की है। मेरे दादाजी गांव के छोटे से डॉक्टर थे। हमारी एक बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन एक कमरा ऐसा था जहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी। मेरी उम्र उस समय कम थी, इसलिए मेरे दिल में ये जानने की इच्छा होती थी कि आखिर इस कमरे में क्या होता है। वो कमरा मेरे दादाजी का था। देखा जाए तो वो कमरा नहीं था, वो बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत बड़ा गेट लगा हुआ था। मैं सारे घर में इधर घूमती फिरती थी, क्योंकि 7 भाइयों की मैं इकलौती बहन थी, इसलिए बहुत लाडली थी। लेकिन उस कमरे में जाने की मुझे भी इजाज़त नहीं थी। मेरी मम्मी कहती थी कि उस कमरे में कभी मत जाना, वो गंदा वाला कमरा है, घर का फालतू सामान यहाँ रखा गया है। लेकिन अगर वो कमरा गंदा है तो दादाजी बीमार औरतों को उस कमरे में क्यों ले जाते हैं और 6 दिन के बाद कमरे से बाहर निकलती है और अपने घर चली जाती है, और उनके लिए खाना पीना सब कमरे में पहुंचा दिया जाता है। जब उस कमरे में कुछ नहीं था तो लोग 6 दिन तक उस कमरे में क्या करते थे, वो भी औरतें, और 6 दिन बाद ठीक होकर जाती थी। जबकि मम्मी मुझसे डराया करती थी कि वहाँ मत जाना वरना तुम्हें भी चोट लग जाएगी। एक बार सुबह सुबह मुझे एक औरत के रोने की आवाज़ आई। मैंने देखा कि मेरे दादाजी घर के आंगन में बैठे थे और एक औरत मेरे दादा के कदमों में बैठी थी और वह कह रही थी कि मुझे भी उस कमरे में भेज दो, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दादाजी उससे कहने लगे, बेटी बात को समझो, तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, अगले हफ्ते आना। वो कहने लगे, मुझे अभी इजाज़त मिली है, अगले हफ्ते मुझे इजाज़त नहीं मिलेगी, मेरे घर मेहमानों का आना है। वो 6 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। कृपया करें, मुझे अभी इस कमरे में जाने दें। मैं अंदर खड़ी थी, लेकिन मुझे आवाज़ आ रही थी और मैं चुप कर सब बातें सुन रही थी। फिर वो औरत बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दी। दादाजी ने कहा, चिल्लाओ मत, तुम्हारी जगह बनवाने की कोशिश करता हूँ। जगह बनाने में से दादा का क्या मतलब था कि वो औरत से भरा हुआ था, वहाँ जगह भी नहीं थी। ऐसा क्या होता है वहाँ? अभी मैं ये सोच ही रही थी कि पीछे से सर में हल्का सा थप्पड़ पड़ा और मेरी माँ ने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं कर रही थी। मम्मी मुझे हमेशा रोकती उस कमरे में जाने से और बात छोटी छोटी बातों मुझे टोकती रहती। मेरे भाई इधर उधर सब कुछ करते थे, लेकिन इसलिए मैं भी करना चाहती थी। मेरी माँ कहती थी कि तुम हर जगह नहीं जा सकती, लेकिन इंसान की फितरत है, जिस काम को करने से मना करता है दिमाग उसी काम को करना चाहता है। अब मैंने इरादा कर लिया कि मैं पता लगा कर रहूँगी कि उस कमरे में क्या हो रहा है। एक बार मेरी दोस्त आई और मुझसे कहने लगी, आओ खेलेंगे, आज तुम्हारे घर रहूँगी सारा दिन। मैंने कहा, तुम्हें कैसी इजाज़त मिल गई मेरे घर रहने की? तुम्हें तो इजाज़त नहीं मिलती, तुम्हारे माता पिता तो तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देते। तब उसने बताया कि उसकी माँ कहीं बाहर गई है 6 दिन के लिए इलाज करवाने के लिए। पापा भी सुबह काम पे चले जाते हैं, इसलिए मैं मौका देखकर आ गई हूँ। फिर मैंने कहा, 6 दिन के लिए? लगता है मेरे घर आई होगी इलाज कराने के लिए। वो हैरान हो गई कि मेरी माँ तुम्हारे घर क्यों आएगी, वो तो किसी और शहर में गई है। मैंने कहा कि तुमसे झूठ बोला है। आजकल जो भी औरत 6 दिन के लिए गायब होती है वो मेरे घर ही आती है। मेरे दादा उसका कोई इलाज करते हैं। वो कमरा देख रही हो ना, वहाँ पर छोड़ देते हैं 6 दिन के लिए। फिर उस कमरे में खाना पीना भी जाता है और बाकी ज़रूरत सामान भी। वो कहने लगी कि फिर मुझे तो अपनी माँ से मिलना है, मुझे उनकी याद आ गई। चलो अंदर चलते हैं। मैंने कहा कि इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हमारी, वहाँ बच्चों को नहीं जाने देते। जाने नहीं देते तो क्या हुआ, हम चले जाएंगे, हमको कौन सा सबको बता कर जाना है कि हम अंदर जा रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बात तो सही तुम्हारी है, लेकिन पकड़े जाए तो वरुण मार पड़ेगी। कहने लगी, कुछ नहीं होगा, जान से मार तो नहीं देंगे। मुझे मेरी मम्मी से मिलना है, मुझे उनसे बात करनी है।
पूछना है कि उनको कौन सी बीमारी है जो 6 दिन के लिए बाहर चली गई, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर। मैं काम करते करते सारा थक जाती हूँ, या मदद करो मेरी। मैं दोस्त के कहने पर उस कमरे के करीब चली गई और सीढ़ी लगाकर अंदर जाने की कोशिश करने लगी। मेरी सहेली सीढ़ी को पकड़ खड़ी थी और मैं ऊपर जाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मैंने अंदर जाकर देखने लगी थी, वैसे ही मेरे कानों ने कुछ सुना। मेरी मम्मी की आवाज़ थी जो मेरी सहेली को डांट रही थी और मेरी सहेली को मार भी रही थी। मुझे भी मेरी माँ ने देख लिया था और सीढ़ी हिलाने शुरू कर दिया और बोली, मैं तुम्हें गिरा दूंगी, उतारो नीचे जल्दी से। नीचे आई। मुझे पता था कि आज मेरी पिटाई होगी। मम्मी ने मुझे भी मारना शुरू कर दिया। मेरी सहेली को कहा कि तुझे क्या है, और हम दोनों को मारा और मेरी सहेली को घर से निकाल दिया। शाम को पापा को भी यह बात बताया तो पापा ने भी मुझे डांटा। जबकि आज तक जब भी मम्मी ने मेरी शिकायत पापा से की है, पापा ने ही कहा है कि मेरी लाडली बेटी को कुछ मत कहो। लेकिन आज तो पापा ने भी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर कहा, आइंदा तुम इस कमरे में नहीं जाओगी, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे, उतना मेरी जिद बढ़ रही थी। एक दिन मैंने उस कमरे से चीख और पुकार की आवाज़ सुन रही थी। बोल रही थी, मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे यहाँ काम नहीं करना। और दादा भी चिल्ला कर कह रहे थे, बेटी अब आई हो तो ये काम करना होगा। तुम्हारी वजह से 4 और औरतों को मना किया है मैं। यहाँ से जाना बहुत मुश्किल है। दादा ने कहा, यहाँ जगह बहुत मुश्किल से मिलती है और अब तुम इरादा नहीं बदल सकती हो। और वो औरत रोने लगी और मैं सोचने लगी कि पता नहीं यहाँ पर क्या हो रहा है। एक दिन मैं रात को अपने कमरे में सो रही थी और मैं डर गई। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे पापा भी जाग गए और मम्मी भी, दोनों बहुत परेशान हो गए। मम्मी के मैं गले लग गई और रोने लगे। पापा ने कहा, क्या हुआ इसको? मम्मी ने कहा, हमेशा उस कमरे के आसपास मंडराती रहती है, कहीं अंदर झाँक कर देख तो नहीं लिया। पापा और मम्मी के आँख में अजीब सा डर था। पापा ने कहा, ऐसा हुआ तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, फिर तो ये सारी ज़िंदगी डरती रहेगी। मैं उस वक्त नींद में नहीं थी, उनकी बातें सुन रही थी। आखिर क्या है उस कमरे में जिसको देखकर मैं सारी ज़िंदगी डरती रहूँगी? किंतु एक दिन मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दवा देती हूँ, ठीक हो जाओगी। लेकिन मुझ पर मम्मी की दवाई का असर नहीं हो रहा था। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मेरी माँ अपने काम में लगी थी और मैं घर में कोई नहीं था। मैंने सोचा कि औरतें उस कमरे में जाती है और ठीक हो जाती है। सब कहते हैं कि हमारी सदियों पुरानी बीमारी ठीक हो जाती है। मुझे तो सिर्फ पेट में दर्द है। मैं अगर 1 घंटे के लिए भी उस कमरे में जाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, और यही अच्छा बहाना है। कोई पूछेगा तो बोल दूंगी कि मैं बीमार हूँ। इसलिए मैं चली आई। अंदर जाने का कोई दिक्कत नहीं था। उस दरवाजे के ऊपर इतनी जगह थी कि मैं अंदर जा सकती हूँ। दिक्कत यह थी कि वहां जाने से पहले किसी न किसी को मालूम हो जाता था और मेरी प्लान कैंसिल हो जाता था। पर आज रास्ता बिल्कुल साफ था। आज कोई भी रोकने वाला नहीं था। मम्मी भी काम करने के बाद थोड़ा आराम करने कमरे में चली गई। मैं आराम से सीढ़ी को गेट पर रखा और आराम से दूसरी तरफ उतर गई। मैं कमरे के अंदर थी। सामने पर्दा लगा हुआ था। मैंने पर्दा हटाया पर वहाँ अंधेरा था, जबकि सुबह का समय था। मैं कमरे के अंदर आ गई, लेकिन मुझसे महसूस हुआ कि मेरे अलावा कोई और भी इस कमरे में। मैं इधर उधर लाइट खोजने लगी। कमरा बहुत बड़ा था। कमरा नहीं कहे तो तबेला जैसा था, पर उस कमरे से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। इतनी गंदी बदबू कि मैंने नाक बंद कर ली। जल्दी जल्दी स्विच ढूंढ रही थी और मुझे स्विच भी मिल गई और मैंने लाइट जलाई तो चारों तरफ उजाला हो गया। मुझे याद है कि उस कमरे में गेहूं रखी जाती थी। लगता है गेहूं नहीं निकाला गया, शायद वही बदबू आ रही होगी। जैसे ही उजाला हुआ मेरी रूह कांप गई, क्योंकि जो मंजर मैंने देख रही थी वो नज़ारा 14 साल के बच्चे के लिए खौफनाक था। उस कमरे में लाइन से जानवर पड़े थे, 7 से 8 एक तरफ, बाकी दूसरी तरफ। लेकिन ये बात मेरी समझ में बाहर थी कि उन जानवरों के सर औरतों की तरह थे, पर जिस्म गाय की तरह। मैं बुरी तरह चिल्लाने और चीखने लगी। वो सारी औरतें एक साथ बोलने लगी, डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, क्यों डर रही हो? और मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं अपने कमरे में थी और मेरे माँ मेरे बगल में बैठ रो रही थी और पापा के साथ लड़ रही थी और बोल रही थी कि क्यों करते हैं तुम्हारे पापा ऐसे काम, वो जमाने चले गए, अब कौन करवाते हैं ऐसे काम।
घर में ऐसी चीज़ें रखेंगे तो बच्चों का ध्यान जाएगा ही ना। बच्चों की आदत होती है, जिस काम को मना करेंगे वो वही काम करते हैं। इसका क्या कसूर है? कितनी डर गई है मेरी बच्ची। अगर डर के मारे उसे कुछ हो जाता तो? अपने पापा को मना करो ये पुराने काम छोड़ दे। मेरी बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो मैं कभी भी माफ़ नहीं करती। किसी को कुछ हो जाएगा तो हमारे ही पल्ले पड़ेगा। मैं उठी और डरने लगी और कहने लगी कि मैंने वहाँ गाय देखा है, लेकिन उसके सर औरतों के थे। ये क्या हो रहा है? मैं रोने लगी। पापा भी डर गए। मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। मुझे फिर अस्पताल में दाखिल करवा दिया। 3 दिन के बाद मैं नॉर्मल हो गई और मुझे घर ले आया गया। फिर एक दिन मेरे दादा और मम्मी पापा मेरे पास बैठे और कहने लगे, बेटा, जिस चीज़ से तुम डर रही हो उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। मेरे दादा ने बताया कि ये बहुत पुरानी परंपरा है। जो तुमने देखा वो एक तरीका है इलाज का। वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। वहाँ पर कोई गाय नहीं थी। वो सारे के सारे औरतें थी। दरअसल वो इलाज उन लोगों के लिए है जो बहुत पुरानी बीमारी से ठीक नहीं हो रहा है। उसे 6 दिन के लिए उसे बड़े जानवर के खाल में पूरी तरह से लपेट कर गुजारने होते हैं और एक कमरे में पड़े रहते हैं। ये तरीका बिल्कुल भी आसान नहीं होता है कि 6 दिन तक जानवर के खाल को बदन में लगाकर रखना। इसमें बहुत बुरी बदबू होती है जो आपको बर्दाश्त करना होता है। खाना भी आपको बहुत हल्का खाना होता है। कुछ लोग इसे नहीं कर सकते। पुराने समय में बहुत होते थे। धीरे धीरे ये सब बंद हो गया क्योंकि ये बिल्कुल आसान काम नहीं है। लेकिन एक बार कोई ये इलाज से ठीक हो जाए तो समझ लो इसका नया जन्म हो गया। इसलिए मैं ये काम करवाता हूँ क्योंकि ये बीमारी पुरानी परंपरा है और इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसे खाल पहन कर रहेगा तो डर तो लगेगा ही। हमने सोचा तुम्हें सब बता देंगे जब तुम बड़ी हो जाओगी, समझ जाओगी। उससे पहले ही तुमने सब देख लिया। ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि वाकई इसका फ़ायदा होता है। मेरे दादा ने कहा, हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन ये काम आसान नहीं है। औरतों के लिए तो बहुत मुश्किल है। ये इलाज पहले सिर्फ मर्दों के लिए था क्योंकि औरतों के लिए ऐसे 6 दिन बैठे रहना अजीब सा लगता था। लेकिन मैंने औरतों का भी इलाज करवाया। इलाज तो सबके लिए होता है। जब मुझे पता चला ये तरीका इलाज का तो मेरे दिल से डर निकल गया और मैं नॉर्मल हो गई। लेकिन मेरी माँ और पापा ने दादा से कहा कि अब ये काम आइंदा नहीं करें। मैंने कहा अपने घर वालों को कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। दादा को ये काम करने दे। अगर इससे लोगों का फ़ायदा हो रहा है तो ये काम नहीं रुकना चाहिए। कितने लोग बीमारी के कारण कितने दवाइयाँ खाते हैं फिर भी ठीक नहीं होते। अगर इस तरह से लोगों के इलाज होते तो हमें रोकना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि अब ये इलाज यहाँ नहीं होगा। कल अगर कोई रिश्तेदारों घर पर आएंगे तो क्या हम सबके बच्चों को रोकते फिरते? वैसे भी गांव वाले भी आपके खिलाफ हो रहे हैं। वो कहते हैं कि यह इलाज औरतों के लिए नहीं था, आपने औरतों के लिए शुरू क्यों किया? हमारे लिए यह प्रॉब्लम बन जाएगा। यहाँ के लोग भी ऐसे थे, मारने मरने के लिए उतारू हो जाते थे। इसलिए दादाजी धीरे धीरे सब बंद कर दिया। मैं बड़ी होती गई तो दादाजी ने मुझे सब बताया करते थे कि इसमें क्या खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। मेरे दादाजी मुझे सब कुछ बताते। मैं मेडिकल की स्टूडेंट बन गई और डॉक्टर बन गई। मेरे दादाजी दुनिया में से चले गए, लेकिन मैंने उनका तजुर्बा डायरी में नोट कर लिया और मैं इस काम के लिए एक अच्छी और बड़ी जगह बनवा लिया जहाँ पर दादाजी काम करते थे। मैंने उसी जगह को साफ़ करवाया, टाइल्स लगवाया, एसी लगवाया और मैं उसी काम को साफ़ सुथरी तरीके से करवाने लगी। अब यहाँ पर न सिर्फ गांव के लोग बल्कि आसपास के लोग भी आने लगे। वो 6 दिन के लिए हमारे पास रहते हैं और हम उन काम के पैसे भी लेते थे और साथ में उनकी मदद करते हैं। अगर कोई ऐसा मरीज़ आता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं तो हम उनसे पैसे नहीं लेते हैं। और ये देखकर मैं वाकई हैरान थी कि जो काम बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं कर सकी वो काम इससे हो जाता है। मेरे घर वाले ने बहुत मना किया कि मैं ये काम नहीं करूँ, लेकिन मुझे अपने दादाजी की परंपरा को बढ़ाना था। मेरे घरवाले ने इसकी वजह से मुझे मेरे हिस्से की जायदाद देने से मना कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि दादा ने मेरे नाम जायदाद करके गए। मैंने उन्हीं पैसे से सारा काम शुरू कर दिया जिसे देखकर मैं पहले इतना डर गई थी और बीमार पड़ गई थी। आज वही काम मेरी रोजी रोटी बन गई।